हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पवन। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, क्योंकि एज यू नो ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो एक वीडियो में इसको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। तो इसलिए मैं इसकी पार्ट वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 की वीडियो इसके बाद अपलोड हो जाएगी। तो पार्ट 1 की वीडियो हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। आयनिक प्रॉपर्टीज वगैरह जो मेटल नॉन मेटल की होती है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर होगी। उससे पहले के जो भी टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें पहले पढ़ना है कि एलिमेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करा है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारी? कैटेगरी नंबर 1 जो हमारी है वो है मेटल की, एंड कैटेगरी नंबर 2 जो हमारी है वो है नॉन मेटल की। तो ये दो कैटेगरीज को हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? नेक्स्ट हम मेटल होते क्या हैं, व्हाट आर मेटल्स। तो डेफिनेशन इसकी है, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं हमारे लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनिंग होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये मेलिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे मेटल लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल, डक्टाइल, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने पास अंदर से पास होने देते हैं। सेकंड पॉइंट, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी विच इज लिक्विड। ये जनरली मेटल जो होते हैं, ऑलमोस्ट हर मेटल हमारे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मर्करी एक ऐसे एक्सेप्शन है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर? जैसे हमारी आयरन नेल हो गई, ठीक है, आयरन नेल, हमारी हैमर हो गया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। गोल्ड हो गया, शाइनिंग है, तो हमारे किसका एग्जाम्पल हुआ? मेटल का। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है। मेटल हमने पढ़ा पहले पॉइंट कि मेटल हमारे जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के जनरली सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं। सेकंड पॉइंट है कि मेटल्स आर हार्ड, कि मेटल हमारे हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। इन तीनों को छोड़ के हमारे सारे जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। जो पढ़ेंगे कि पाम में रखने में ये मेल्ट हो जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है कि मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, यानी कि मेटल के पास लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो शाइनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मरकरी है, आपको शाइनिंग दिख रहा होगा, ठीक है। ये गोल्ड है, ये सोडियम पोटेशियम है, जो हमारे जनरली सॉफ्ट होते हैं, जिनको चाकू से काट पाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्लियर? तीनों पॉइंट समझ में आया कि मेटल सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के, मेटल हार्ड होते हैं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के, और मेटल के पास मेटेलिक लस्टरस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हमें दे रखा है कि मेटल्स आर मेलिएबल, जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मेटल्स हमारे मेलिएबल होते हैं। अभी मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी होती है कि हम इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इनको हम थिन शीट बना सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें तो एल्यूमिनियम का, आपने देखा होगा घरों के, बहुत से घरों के ऊपर जो एल्यूमिनियम शीट्स लगाई जाती हैं, ठीक है। वो क्यों? तो वो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो हम मतलब मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपर की हम थिन शीट बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम गोल्ड की थिन शीट बना सकते हैं। तो ये मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर दें। सेकंड पॉइंट हमारा है कि मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल को हम वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले तो हमारा जो कॉपर की वायर बनाई जाती है, ठीक है, तो कॉपर एक हमारा क्या है, मेटल, तो उसकी हम वायर बना रहे हैं, तो हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हो गई उस चीज की। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म है हमारी, और सॉलिड है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है उसके मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही हाई हो जाएगा। एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और ये हमारे हाथ की पाम पे मेल्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो एक्सेप्शन ध्यान रखनी है जो भी है,
पेपर में इनसे सवाल बहुत बनता है कि एक्सेप्शन बतानी है, कि ऐसी एक्सेप्शन बताओ कि कौन सा ऐसा मेटल है जो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है और जो हैंड पे रखने पे वो मेल्ट हो जाता है। तो ये गैलियम और सीजियम हमारा वो चीज़ है कि हमें ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा जो है वो हमें पढ़ना है कि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, तो इसमें हमारे जो बेस्ट कंडक्टर में आएगा हीट इलेक्ट्रिसिटी के, वो आएगी हमारी सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर दो ऐसे मेटल हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने देते हैं। आपने देखा होगा घरों की वायर्स में या जहाँ भी वायर्स हमने देखी होंगी वहाँ पे कॉपर की ही वायर यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर? और सिल्वर भी होती है, मगर अब सिल्वर हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर हर कोई सिल्वर यूज करने लग गया फिर तो चोरियां बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, हर कोई घर खबर सुनने का आए घरों से बिजली के तारे चोरी हो रही है। क्यों? क्योंकि सिल्वर है, कॉस्टली बहुत ज्यादा। आपको पता है सिल्वर के रेट आज के टाइम पे क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सिल्वर की वायर यूज नहीं की जाती, मगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब जो हमारे लेड और मरकरी हैं ये हमारे पुअर कंडक्टर माने जाते हैं। दो ऐसे मेटल जो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट बिल्कुल नहीं कर पाते, ये एक्सेप्शन है इसकी। क्लियर? तो ध्यान रखना पुअर कंडक्टर हमारे कौन से होंगे? लेड और मरकरी। सेकंड पॉइंट है हमारा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही जो चीज हमने बोली, वही सिल्वर कॉपर उसके बेस्ट कंडक्टर हैं। थर्ड पॉइंट है मेटल आर सोनोरस। अब सोनोरस प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जब भी हम किसी मेटल को स्ट्राइक करेंगे या फिर उसको हिट करेंगे तो उसके ऊपर से साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी आप मेटल को हिट करो, आयरन को हिट करो तो आप सुनोगे उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। एल्यूमिनियम को हिट करो तो उसके ऊपर भी साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये सब हमारे सोनरस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं कि मेटल्स बीट करने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक वायर्स that carry current in our homes have a covering of plastic such as polyvinyl chloride which is known as PVC। तो हमारे घरों में आपने देखा होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, ठीक है, जहां से हमारे घरों में करंट आता है, उसके ऊपर एक कवरिंग देखी होगी आपने प्लास्टिक की। ठीक है, उस प्लास्टिक की कवरिंग हम सुना होगा, कहते हैं पीवीसी की कोटिंग कर रखी है उसके ऊपर। तो पीवीसी होता क्या है? वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड होता क्या है? एक इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट को उसके ऊपर से पास नहीं होने देता। अगर पीवीसी ना हो तो हम उसको अपने स्विच में लगा भी नहीं पाएंगे। वो पीवीसी वही हेल्प करता है, इंसुलेटर का काम करता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को उसके अंदर की वायर से हमारी बॉडी में ट्रांसफर नहीं होने देता। इसलिए उस पीवीसी वायर का वहाँ पे यूज किया जाता है, पीवीसी कोटिंग लगाई जाती है वहाँ पे। क्लियर? थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कवरिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पीवीसी अराउंड देम सो दैट इवन इफ वी हैपन टू टच देम, कि अगर हम उसको टच भी करेंगे द करंट विल नॉट पास थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से करंट पास नहीं होगा, एंड हेंस विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि आपको पता होगा, आपने, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, कि हमारी बॉडी में भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे चार्जेस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारी बॉडी में चार्जेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए वो चार्जेस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इस वजह से इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है जो हमारी पीवीसी कोटिंग लगाई जाती है। क्लियर? पीवीसी के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है नॉन मेटल के बारे में। मेटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब। ठीक है, नॉन मेटल अब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट। अब जितने भी हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी उसका जस्ट अपोजिट कर दो, वो सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की आ जाएंगी। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट हमारा है दे आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। वो ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, इनको थिन शीट में या थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी बाकी नॉन मेटल हुए वो सारे पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट होने देता है, अपने अंदर से पास करा देता है। क्लियर? जैसे हमने मेटल में क्या हमने एक्सेप्शन पढ़ी, वैसे ही नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल्स हमारी सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैसेस भी हो सकती हैं। ये तीनों कैटेगरी में आती हैं। जैसे सॉलिड हमारी हो गई कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमारी सॉलिड कैटेगरी के नॉन मेटल्स हैं। और लिक्विड के हमारे हो गए ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारे एक ऐसा लिक्विड है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा गैसेस जो भी गैसेस आएंगी वो सारी नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगी। मेटल में कोई भी हमारी गैसेस नहीं आती है। गैसेस में हमारी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, जो भी गैसेस हुई वो सारी आपकी नॉन मेटेरियल कैटेगरी में आएंगी। क्लियर?
सेकंड पॉइंट हमारा है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल हमारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं, वही हमारे नॉन मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है बहुत ज्यादा, तो डायमंड एक्सेप्शन है हमारे नॉन मेटल के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, मतलब नॉन मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये शाइन नहीं करते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, और हमारे नॉन मेटल्स मेलिएबल भी नहीं होते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारा है नॉन मेटल हमारे डक्टाइल भी नहीं होते हैं। वही जो चीज मैंने बोली कि मेटल की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज करता है, वो सारी किसकी बन जाएंगी आपकी? वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल्स की बन जाएंगी। क्लियर? उसके बाद है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल की जो है मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा मेटल में तो क्या है, वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉलिड सब्सटेंस को बनाने के लिए उसमें हमारी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके बीच के फोर्सेस को, इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए। क्लियर? वही नॉन मेटल केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नॉन मेटल हमने पढ़ा है क्योंकि नॉन मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें कोई भी इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वही चीज़, नॉन मेटल हमारे हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? अगला है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल हमारे सोनोरस नहीं होते, यानी कि उनको हिट करने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, जो हमारी मेटल में हो रही थी। आप किसी भी नॉन मेटल को हिट करो, गैसेस को हम पहली बात तो हिट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी सॉलिड आप नॉन मेटल ले लो, सल्फर ले लो, सल्फर को हिट करेंगे तो उसमें से कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। हिट करने में ये हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, पाउडर फॉर्म में बन जाए। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। तो क्या होगा कि अगर हम किसी मेटल को एयर में बर्न करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो मैग्नीशियम, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे मैग्नीशियम का, कि मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको वीडियो दिख रही होगी, ये वीडियो मैंने जो है इस वीडियो क्लिप का क्रेडिट मैं देना चाहूंगा science-library.com का। मैंने ये वीडियो इस वेबसाइट से उठाई है, ठीक है। तो ये आप अगर आपको वीडियो देखनी है एक्सपेरिमेंट की, तो वहां जाके देख सकते हो, ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके। तो इस वेबसाइट में ये वीडियो में दिखाया क्या है कि जब मैग्नीशियम को मैंने बर्न करा, जब मैंने इस मैग्नीशियम को बर्न करा, तो आप ये देख रहे हो बहुत ज्यादा अमाउंट में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बर्न हो रही है, ठीक है, जिसको जो है देखने पॉसिबल नहीं, इतनी चमकदार। तो वीडियो में आप देख रहे हो तो शायद आप देख सकते हो, ठीक है, मगर जब आप इसको जो है अपनी आंखों से देखोगे तो इसको एकदम डायरेक्ट नहीं देखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि आंख को नुकसान पहुंचा सकती है, इतनी डेजलिंग फ्लेम होती है ये। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन जब एयर में बर्न करा जा रहा है तो एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है उसके साथ में। क्लियर? तो ऑलमोस्ट जो हमारे सारे मेटल्स हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है, कि जब भी हम किसी मेटल को जो है कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, रिएक्शन कराएंगे, तो हमारी मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो हमें दे रखा है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो हमारी फॉर्मेशन होगी इसकी मेटल ऑक्साइड की। एग्जाम्पल के लिए जब हमने कॉपर को हीट किया एयर में, कॉपर को ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में हीट करा, तो ये कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो हमारी फॉर्मेशन होगी कॉपर सेकंड ऑक्साइड की, यानी कि सेकंड कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और वो एक ऑक्साइड जो होगा ब्लैक ऑक्साइड होगा, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होगा। क्लियर? रिएक्शन दे रखी है 2Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu कॉपर, जो हमारा कॉपर सेकंड ऑक्साइड है। क्लियर? बैलेंसिंग आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके होंगे, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखनी है तो अपलोड हो रखी है पहले से मेरे चैनल पे, ठीक है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, बैलेंसिंग वगैरह सब सिखा रखी है उसमें मैंने कि कैसे बैलेंसिंग होती है, ठीक है। तो अभी रिएक्शन है 2Cu प्लस O2, यानी कॉपर के दो मॉलिक्यूल जो है कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में और मिलके बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन में आपको, जब से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया, मैंने बोला है कि जितनी भी रिएक्शन है आपको सारी की सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए एज इट इज, क्योंकि रिएक्शन सीबीएसई को बहुत ज़्यादा पसंद है,
सीबीएसई ऐसा हो नहीं सकता कि रिएक्शन पूछे ही ना, रिएक्शन हर बार पूछी ही जाती है, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछे चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, मगर रिएक्शन में पूछेगा। रिएक्शन सबसे फेवरेट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड का, क्लास 10th के लिए स्पेशली। क्लियर। सिमिलरली जो है एल्यूमिनियम हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जैसे कि 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3। तो एल्यूमिनियम के साथ जब हमारी रिएक्शन है ऑक्सीजन की, तो हमारे फॉर्मेशन हुई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो हमारा फॉर्मूला है Al2O3। ठीक है। फॉर्मूला बनाना शायद आपने 9th क्लास में सीखा होगा, नहीं भी सीखा है तो आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं, इसी चैप्टर में जो हम आगे सीखेंगे, कार्बन कंपाउंड में थोड़ा बहुत है, इस चैप्टर में आगे आयनिक कंपाउंड के बाद जो टॉपिक आ रहा है उसमें फॉर्मूला बनाना हम सीखेंगे। क्लियर। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये फॉर्मूला बना कैसे Al2O3 कैसे आया, तो वो सब सीखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सब सीखेंगे हम। तो इतना समझ में आया कि जब भी कोई भी मेटल कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारी मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल भी हमने समझ लिया, कॉपर ऑक्सीजन का एग्जांपल समझा, इसमें कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। एल्यूमिनियम का भी एग्जांपल समझा, जिसमें हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। क्लियर। तो अब हमारा है कि कैसे हमारे कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है। तो अब हमारा है CuO, कॉपर ऑक्साइड जब हमने पढ़ा था, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारी फॉर्मेशन होगी कॉपर क्लोराइड विच इज नोन एज CuCl2, और उसके साथ वाटर भी लिबरेट होगा, वाटर भी की फॉर्मेशन भी होगी। तो अब हमने सीखा है कि मेटल ऑक्साइड हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। ये चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। आप अगर आपने पहले 2 चैप्टर नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपको याद समझ नहीं आएगी, तो उससे पहले आप जो पहले 2 चैप्टर की वीडियो है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, उसको समझिएगा पूरा, उसको कंप्लीट करने के बाद ही चैप्टर पे आगे प्रोसीड कीजिएगा। उसके बिना आपको ये चैप्टर समझ आना, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, मतलब उतना आपके लिए समझ नहीं आएगा, आपको डिफिकल्टी होगी। तो अगर आप वो 2 चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर। क्योंकि टीचर यही समझ के ये चैप्टर पढ़ाएगा कि आपने वो 2 चैप्टर पहले से पढ़ रखे हैं। क्लियर। तो अब हमारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, चैप्टर 2 में हमने पढ़ रखा है। क्लियर। तो कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके हमारा कॉपर क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड की। व्हाट आर एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई में। क्लियर। सीबीएसई बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं, स्टार मार्क कर लो इस पर। तो अब हमारे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये हमारी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। ये कुछ ऐसे ऑक्साइड जो हमारी रिएक्शन कराने पे एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करें, वो हमारे ऑक्साइड कहलाते हैं एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड। और ऐसे मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस के साथ में, तो हमारी सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके रिएक्शन में दे रखी है, रिएक्शन क्या दे रखी है अब हमें, जस्ट वेट अ मिनट, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब रिएक्शन क्या दे रखी है इसमें, रिएक्शन हमें दे रखी है कि Al2O3 + 6HCl गिव्स 2AlCl3 + 3H2, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तुम्हारी फॉर्मेशन होगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की। क्लियर। और हमारी वाटर भी यहाँ पे लिबरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है Al2O3 + 2NaOH। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हमने बेस के साथ, NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, वही चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो हमने जब इसकी बेसिक बेस के साथ रिएक्शन कराई तो हमारी फॉर्मेशन हुई NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है, और इसके साथ वाटर भी यहाँ पे हमारा लिबरेट हुआ है। क्लियर। दोनों रिएक्शन याद करनी है एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम की, और आप मुझे जो है जिंक की रिएक्शन दोनों एसिड और बेस का करके कमेंट में लिख के बताएंगे कि दोनों की रिएक्शन क्या होगी। क्लियर। जिंक ऑक्साइड को आपसे पहले तो HCl से रिएक्ट करा है इसको, ठीक है, उसके बाद आप जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnO। ZnO को जब HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO को जब आप NaOH से ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा, आपको कमेंट में लिख के बताना है। क्लियर, ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि ज्यादातर जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मगर उसमें से कुछ जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एल्कलीज बनाने के। एल्कलीज क्या होते हैं, सेम वही चीज चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो
छोटा सा ओवरव्यू दे दूं, एल्कलीज हमारे वो बेस होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, डिजोल्व हो जाए, वो हमारे एल्कली कहलाते हैं। क्लियर। तो हमारे ज्यादातर मेटल ऑक्साइड वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, मगर कुछ इसमें से वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एल्कली की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होके एल्कली बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है उसकी। क्लियर। पहली रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड की, Na2O प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमारी फॉर्मेशन ही NaOH जो हमारी एल्कली है, बेस है एक। ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है पोटेशियम ऑक्साइड K2O की, हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराई, हमारी फॉर्मेशन है KOH जो भी हमारा एक एल्कली यानी कि बेस है। क्लियर। तो जो हमारे सारे मेटल, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, सारे के सारे मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ में सेम रेट से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्टिविटी दिखाते हैं ऑक्सीजन की तरफ में। ठीक है। अब जैसे हमारे मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर उनको पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल माने जाते हैं। ठीक है, कि अगर हम इनको ओपन में रखेंगे, खुले में एयर में रखेंगे, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से फायर का कैच कर लेता है हमें। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि हम एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट होने के लिए इनको हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर डाल के रखें। तो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दो मेटल हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से ये फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर पोटेशियम और सोडियम होगा। और आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा होगा कि जो हमारे पोटेशियम और सोडियम है इसको कैरोसिन ऑयल में ही क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, क्योंकि पोटेशियम सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं ओपन में रखने से, तो इस वजह से इसको कैरोसिन ऑयल में डाल के रखना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो एक ऑर्डिनरी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारी मेटल की सर्फेसिस है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की, ये हमारी ऑक्साइड की थिन लेयर से कवर्ड होती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर है ये इनको क्या करती है, इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है, ऑक्सीडेशन इनका होने से बचाती है, इनको रोकती है कि इनका और ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ऑक्सीडेशन क्या होता है ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैंने बोला ना कि चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले 2 चैप्टर पढ़े होने जरूरी है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था ना कि जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। ठीक है, तो वही ऑक्सीडेशन की फर्दर ही ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से इसकी प्रोटेक्टिव लेयर ये काम करती है, जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक की जो ऑक्साइड की पतली लेयर होती है। तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। अब आयरन तो गर्म करने भी जलता नहीं है। ठीक है, मगर जो आयरन फिलिंग्स होती है, आयरन फिलिंग्स मतलब जो उसके पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, ये रिएक्ट कर जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, जब इसके ऊपर जो है इसको स्प्रिंकल किया जाता है बर्नर के फ्लेम पे। जब उसको गैस बर्नर आपने देखा होगा, आपकी साइंस लैब में होगा। ठीक है, अगर उसकी फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल इनको डाला जाएगा आयरन फिलिंग्स को, तो ये बर्न हो जाती है, जल जाती है। कॉपर भी जो है जलती नहीं है, मगर जो हॉट मेटल अगर इसको जो है ब्लैक कलर की लेयर आती है इसके ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा कॉपर को अगर हम गर्म करेंगे तो काला कलर का हो जाएगा कॉपर, ब्लैक लेयर आती है। तो ब्लैक लेयर होती किस चीज की है, वो ब्लैक लेयर हमारी कॉपर सेकंड ऑक्साइड की होती है। ठीक है ना, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें आपको एज इट इज ध्यान रखनी है पेपर में। ये चैप्टर आपका बहुत लेंथी है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको समझ नहीं आएगी एनसीईआरटी में लिखा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इसकी सीबीएसई कुछ पूछता नहीं है। तो आपको मैंने उसमें से निकाल के सारी चीजें जो पेपर में पूछी जाती है वो बता रखी है। ठीक है, जो पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कराने लग गया तो फिर आपको डिफिकल्टी होगी इसमें बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हमारा कि सिल्वर और गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, हाई टेम्परेचर में भी इनकी रिएक्शन सिल्वर और गोल्ड की नहीं होती है, मतलब ये कभी भी किसी भी टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज के साथ में। क्लियर, ऑक्सीजन के साथ में तो करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट अब हमारा आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। अब एनोडाइजिंग होता है कि एक प्रोसेस है इसमें हमारी और एल्यूमिनियम की जो है थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, तो उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो अभी इससे होता है द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव बाय फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। तो इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है
अगर हम इसको और इसकी लेयर चढ़ा देंगे ऑक्साइड की और मोटी लेयर्स को चढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस का बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसकी पावर है उसको बढ़ाने के लिए हम ऑक्साइड की और लेयर डालेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज। तो एल्यूमिनियम को जब हम एयर में एक्सपोज यानी कि एयर में छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर एक पतली सी ऑक्साइड की लेयर डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो ये यही जो लेयर इसकी बनती है एयर के कॉन्टेक्ट में आने से जो इसकी थिन ऑक्साइड लेयर बनती है ये इसको फर्दर कोरोजन से बचाती है। इसमें जो कोरोजन लगने से बचाती है, जंग लगने से, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में कोरोजन एसिड पढ़ा होगा आपने, वही चीज को कोरोजन लगने से बचाती है। इसकी थिन ऑक्साइड लेयर है। क्लियर? एनोडाइजिंग समझ में आया कि एल्यूमिनियम के ऊपर थिन ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होना उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। ये एयर के कॉन्टेक्ट में आने से इसके ऊपर डेवलप हो जाती है, ये इसको फर्दर कोरोजन से रेजिस्ट करती है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एनोडाइजिंग के टाइम पे एक एल्यूमिनियम आर्टिकल चाहिए होता है एनोड के में रखने के लिए, ठीक है, साफ एल्यूमिनियम चाहिए होता है और इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पास किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। तो अब ऑक्सीजन गैस हमारी इवॉल्व होगी इसके इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, एनोड में। जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और एक थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन होती है। अभी जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई है एनोड में, ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगी प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन करने में। आपको डायग्राम दिख रहा होगा एल्यूमिनियम के एनोडाइजिंग का डायग्राम में। एनोड आपको दिख रहा होगा, कैथोड दिख रहा होगा। एनोड यानी कि नेगेटिव, कैथोड यानी पॉजिटिव। क्लियर? तो एनोडाइजिंग प्रोसेस में इसको इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है इसके ऊपर से, जिसमें हमारी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है और जो एल्यूमिनियम को फर्दर जो है प्रोटेक्टिव इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन करती है। क्लियर? नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि मेटल की रिएक्शन है वाटर के साथ में, कि जब अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो तब क्या होता है हमारे, तब किस चीज की फॉर्मेशन होगी। सो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड, तो जब भी मेटल हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड की और हमारी हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड। अब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो फर्दर वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो अगर हमने मेटल ऑक्साइड को दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमारी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है मेटल हाइड्रोक्साइड की। मगर जो सारे मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही मेटल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यही थी, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। फर्दर हमने इसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराया वाटर के साथ में, तुम्हारी फॉर्मेशन हुई मेटल हाइड्रोक्साइड की। क्लियर? नेक्स्ट हमारा मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब जो हमारे मेटल्स हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत ज़्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में। मगर सोडियम और पोटेशियम के केस में रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है और एक्सोथर्मिक होती है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है ये इमीडिएटली फायर को भी कैच कर सकती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वॉयलेंट होती है, इतनी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो रिएक्शन है 2K यानी कि पोटेशियम की रिएक्शन करें हाइड्रोजन वाटर के साथ में, फॉर्मेशन हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोजन की। तो यही जो हाइड्रोजन है उसके साथ देख रहे हो आप हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यही हीट एनर्जी क्या करती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसमें हमारी हीट की लिबरेशन होती है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस एक्सोथर्मिक कितनी होती है कि ये फायर को भी आग भी लगा सकती है। ठीक है, सेकंड हमारा सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ में, फॉर्मेशन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई और हीट एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज हुई। तो वही हमने जो पढ़ा था ना, पोटेशियम सोडियम को हमें कहाँ रखना होता है, केरोसिन ऑयल में, इसी वजह से, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है। ठीक है, इसका जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ये फायर को कैच कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज अप। हमने तो पढ़ा सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है वाटर के केस में, मगर जो हमारी कैल्शियम की रिएक्शन है वाटर के साथ वो बहुत कम वॉयलेंट होती है, मतलब उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू। तो अब यहाँ पे कैल्शियम केस में जो हीट रिलीज हो रही है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस वो फायर को कैच कर सके।
क्लियर। तो यहाँ भी रिएक्शन है कैल्शियम की रिएक्शन कर रही है वाटर के साथ में, फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम हमारा फ्लोट करना स्टार्ट करता है। फ्लोट क्यों करेगा? क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस की बबल्स हैं जो हमारी फॉर्म हुई हैं, ये हमारी उस मेटल की सरफेस के साथ चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। इस वजह से हमारा कैल्शियम वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो जैसे कैल्शियम हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम हमारा नहीं करता, और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और उसके साथ फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल ट्वाइस और हाइड्रोजन की। सेकंड पॉइंट है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। जैसे कैल्शियम में पढ़ा कि जो कैल्शियम हमारा वो हाइड्रोजन गैस के साथ स्टिक हो जाता है सरफेस पे, फ्लोट करने लगता है। सेम वैसी मैग्नीशियम के केस में है कि ये फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की जो बबल्स हैं वो उसकी सरफेस के साथ स्टिक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल्स जैसे हमारे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, के तीनों जो हमारे मेटल्स हैं ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ, मगर ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ। तो हमारी फॉर्मेशन होती है मेटल ऑक्साइड की और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। तो इसकी रिएक्शन है 2Al+3H2O, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई स्टीम के साथ, फॉर्मेशन हुई Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। नेक्स्ट रिएक्शन है 3Fe यानी कि आयरन की, स्टीम के साथ में फॉर्मेशन हुई Fe3O4 यानी कि फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो हमारे मेटल्स हो गए जैसे लेड हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हमें पढ़नी है। तो पहला पॉइंट है, मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। मेटल जो है ज्यादातर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में। सेकंड पॉइंट है, ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो खाली जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर या गोल्ड, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते डाइल्यूट एसिड के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड। जब एक मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब एक मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये इसकी रिएक्शन है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ऑल द मेटल्स हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो सारे के सारे मेटल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। कुछ ही गिने चुने मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो जब किसी भी हम जो है मेटल को नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवॉल्व नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन गैस को इस वजह से लिबरेट नहीं कर पाता। इट ऑक्सीडाइज H2, जो H2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा उस H2 को और अपने आप को रिड्यूस कर देगा नाइट्रोजन ऑक्साइड या किसी भी ऑक्साइड में, जैसे कि N2O, NO या NO2। तो इस वजह से जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है और अपने आप को रिड्यूस करके कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना सकता है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO2 टू इवॉल्व H2 गैस। यानी कि मैग्नीशियम और जो मैंगनीज हमारे दो ऐसे मेटल जो हैं ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। ये दो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो अब बबल्स की जो फॉर्मेशन का रेट है, कितने स्पीड से फॉर्म हो सकता है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है मैग्नीशियम के केस में। अब ये रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक होती है। जो मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है जिसमें हमारी बबल्स फॉर्म होगी ये एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर Mg, Al, Zn एंड Fe। तो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज होती है। Mg की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, फिर उसके बाद जिंक की, उसके बाद आयरन की। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remain unchanged। तो अब कॉपर के केस में कोई बबल्स नहीं दिखते हमें और जो टेम्परेचर है वो भी अनचेंज रहता है, कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं होता।
तो हमें ये दिखा रहा है कि कॉपर हमारा HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर रहा होता तो हमारी बबल्स की फॉर्मेशन होती है और उसमें टेम्परेचर में भी थोड़ा चेंज आता। अगर एक्सोथर्मिक नेचर की होती तो वहाँ हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट इवॉल्व हो जाती है, वो गर्म हो जाती है हमारी टेस्ट ट्यूब, जैसे इसमें दिखा रखा है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्वारिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्वारिया क्या होता है। तो एक्वारिया हमारा होता है लैटिन वर्ड से लिया गया, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का। किस रेशियो में? 3:1 के रेशियो में मिक्सचर कंबाइन होता है। ठीक है, ये रेशियो ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है इट कैन डिजोल्व गोल्ड। ये अपने अंदर गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अकेला कोई भी एसिड ऐसा नहीं है जो इसको डिजोल्व कर पाए। ठीक है, अगर मैं खाली कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लूँ या अकेला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लूँ तो ये अकेले जो है गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर पाएंगे। जब ये कंबाइन होंगे किस रेशियो में? 3:1 में, तभी ये गोल्ड को डिजोल्व कर सकते हैं। एक्वारिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। एक्वारिया हमारा हाईली कोरोसिव होता है और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, यानी कि इसके अंदर से बबल्स बनती रहती है। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये उन रिएजेंट में से एक है जो अपने अंदर गोल्ड और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। HCl HNO3 3:1 में कंबाइन हुए। ठीक है, एक्वारिया की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमारी रिएक्टिविटी टेबल भी आती है। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो नोन एज एन एक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स एंड समटाइम्स अदर एलिमेंट्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज एक वो एक्टिविटी सीरीज होती है, मेटल्स की वो लिस्ट होती है जिसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट होती है उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से, कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा सबसे ऊपर आएगा, सबसे लेस रिएक्टिव सबसे लास्ट में आएगा। इसका मतलब जो मेटल सीरीज के टॉप में होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। वहीं जो सबसे बॉटम पे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा और आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, स्टार्ट होता है हमारा पोटेशियम से, फिर आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो लीस्ट रिएक्टिव हमारा कौन सा हो गया इनमें से? गोल्ड। और हाईएस्ट रिएक्टिव इसमें हमारा पोटेशियम। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया? काशी से हमारा पोटेशियम यानी के से पोटेशियम, नाथ से Na यानी कि सोडियम, कैल्शियम Ca से यानी कैल्शियम, और माली का M लेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम बन गया। आलू का Al लिया तो एल्यूमिनियम, जरा का Z लिया तो हमने जिंक बना, फीके का Fe लिया तो हमारा आयरन बना, लेड का P लिया हमने तो पकाता का P लिया तो लेड बना, है का हाइड्रोजन और कौन का C मतलब कॉपर, है जी का यानी कि Hg यानी मर्करी, आगे Ag यानी सिल्वर और आओ मतलब Au यानी गोल्ड। तो याद करने की ट्रिक है, आसानी से इसको याद कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, पेपर में इसमें से MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन दे देंगे कि इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। तो ये एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। तो चैप्टर का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। पार्ट 2 हमारा आयनिक कंपाउंड जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसकी बॉन्डिंग से रिलेटेड, मेटेलिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स और PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।